स्टेट पीसीएस का, वो एलिजिबल होते हैं। हम उनका टेस्ट लेते हैं, रिगरस टेस्ट लेते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं। पहले बैच में हमने 30 बच्चे सिलेक्ट किए, दूसरा बैच अभी कुछ दिन पहले आया, उसमें भी 30 बच्चे सिलेक्ट किए। ये 60 बच्चे वो हैं जिनका दिल्ली में रहने का, खाने का, पढ़ने का सारा खर्चा हम उठाते हैं। कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, उनकी सारी क्लासेस फ्री होती हैं, उनकी मेंटरशिप फ्री होती है। और मुझे खुशी है कि जो हमारा पहला बैच 30 बच्चों का था और दूसरा भी शुरू हुआ, उसमें से पहले बैच में से करीब 30 में से 5-6 बच्चे इस पर सिलेक्ट हो गए हैं, और दूसरे बैच से भी 1-2 बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल 8 या 9 बच्चे उससे भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनको पूरी तरह से हम दिल्ली में रख रहे थे। और आज के रिजल्ट के बाद हमें उम्मीद है कि ये योजना बड़ी कारगर होगी और हम संख्या बढ़ाएंगे। हमारी इच्छा है कि हिंदी बेल्ट के 100, 150, 200, 300 ऐसे बच्चे जो शानदार हैं मेहनत करने में, उन सबको हम अपने खर्चे पे दिल्ली में रखें, रात दिन मेहनत करें उनके साथ। इस साल 54 है और मैंने अपनी टीम को टारगेट दिया है कि अगले साल कम से कम 75 और हो सके तो 100 सिलेक्शन हिंदी माध्यम से होने चाहिए। अगले साल हम अंग्रेजी माध्यम में भी अच्छी संख्या दे पाएंगे, क्योंकि हमारा अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं, अब वो रिजल्ट आने शुरू होंगे। पर हिंदी में 100 बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब आप मिलेंगे तो मैं इस बात पे कायम रहूंगा कि मैंने पिछले साल क्या बोला था। तो ये एक आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है अस्मिता, और आप मतलब हिंदी माध्यम के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। आपने दिव्या का जिक्र किया ना सर, तो मुझको याद आ रहा है कि आज जब हम लिस्ट देख रहे हैं ना, तो टॉप 4 में जो है वो लड़कियां हैं। हाँ, और उसके बाद की भी लिस्ट में देखेंगे तो आपको लड़कियां बहुत टॉपर निकल रही हैं। लड़कियों के इस तरीके के रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो संयोग हो सकता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि रैंडम चीज़ों को हम ज़बरदस्ती व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। एक तो रैंडम भी हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर 2 ही जेंडर्स के लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेल फीमेल हैं, कभी लड़का टॉप करता है, कभी लड़की करती है, तो हमेशा नियम की तलाश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ढूंढनी ही हो वजह, 2 वजह में या 3 वजह सोच पाता हूँ। एक तो जनरली मैंने देखा है, गलतफहमी भी हो सकती है, पर मेरा अनुभव ये है कि हैंड राइटिंग के मामले में लड़कियां प्रायः औसत रूप से लड़कों से बेहतर साबित होती हैं। और क्योंकि इस एग्जाम में लिखित परीक्षा की वेटेज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो चीज़ उनको थोड़ा सा बेनिफिट देती है, और अगर 2-4 नंबर का बेनिफिट भी है तो वो 10-20 रैंक में, 30 रैंक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, मैंने देखा है अपने अनुभव में कि जिन लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है लंबे समय तक, उनकी जनरली सीरियसनेस पढ़ाई के मामले में ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को अपने घरों से लड़ना पड़ता है कि हम ठीक से पढ़ना चाहते हैं। लड़कों के मामले में ये लड़ाई आमतौर पर नहीं होती है, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ें, वो भी चाहते हैं कि पढ़ें, तो बात आगे बनती है। तो लड़कियों के लिए इस परीक्षा की तैयारी करना, खुद को साबित करने का मामला ज़्यादा गहरा होता है, एक वजह ये हो सकती है। तीसरा मेरा मानना है कि इंटरव्यू में, यूपीएससी में आरक्षण तो नहीं है लड़कियों के लिए, कई स्टेट पीसीएस में है, यूपीएससी में नहीं है, पर यूपीएससी भी ध्यान रखती है कि उनके रिजल्ट में सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन ठीक हो। मेरा अनुमान है कि यूपीएससी की जो मीटिंग होती होगी उसमें ये बात होती होगी कि लड़कियों का अनुपात कम ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि इंटरव्यू में अंक देते समय थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखा जाता हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। ये मेरा अनुमान है। इससे लड़कियों की मेहनत और उसका महत्व ज़रा भी कम नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 3-4 फैक्टर्स होने चाहिए। और प्रशासन के मामले में तो ऐसा माना जाता है कि महिलाएं बेहतर प्रशासक साबित हो सकती हैं, क्योंकि जिसने घर ठीक से संभालना सीखा हो, अपनी माँ को देखा हो, उस ज़िला भी ठीक से संभाल सकता है। इस बात की संभावना ज़्यादा होती है। बिल्कुल, मतलब लेकिन हाँ, ये चीज़ तो बड़ी लोगों को बड़ा अट्रैक्ट भी करता है। जो नई बच्चियां हैं या जो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि यार ये दीदी ऐसा कर सकती हैं, भैया ऐसा कर रहे हैं। तो लड़कियों का सफल होना व्यक्तिगत तौर पे माँ बाप के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर माँ बाप का बेटा सफल होता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन अगर बेटी को सफलता मिलती है तो उनकी खुशी जो है वो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा होती है। तो बड़े कमाल का काम किया बेटियों ने, और उनको बहुत बहुत बधाई भी जाती है। सर, इसमें जो बच्चे हों, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जिन्होंने पढ़ाई की, उनमें सब्जेक्ट का क्या रोल रहा? किस सब्जेक्ट के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहे? देखिए, यूपीएससी में 2013 से एक वैकल्पिक विषय रह गया, पहले 2 विषय हुआ करते थे। इंग्लिश मीडियम में इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में अच्छे नंबर कुछ लोगों को मिल जाते हैं। हिंदी माध्यम में इस बात का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आपका विषय क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स में कुछ ही विषय हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी जो 54 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 29 बच्चों का हिंदी साहित्य विषय था जी। 5 का हिस्ट्री, 5 का पॉलिटिकल साइंस, 5 का ज्योग्राफी, मेरे ख्याल से 2 बच्चों का मैथ्स है, 2 बच्चों का ही शायद संस्कृत साहित्य है, एक का लोक प्रशासन है, एक का केमिस्ट्री है, एक का सिविल इंजीनियरिंग है। ऐसा एक डिवीज़न है। तो हिंदी माध्यम में नंबर 1 पे हिंदी साहित्य पिछले कई साल से बना हुआ है, और वो 50% से ज़्यादा बच्चे उससे सिलेक्ट हुए हैं। और नंबर 2 पे 3 विषय इस बार एकदम बराबर हैं, मतलब हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस भी। ये
4 विषय कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम में इस समय ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बच्चे अपने हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन सर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, मतलब एक बच्चा मैथिली साहित्य से भी इस बार है, मैथिली साहित्य। प्रॉपर आईएएस बना है, 89 रैंक पे है, प्रिंस नाम है उसका। अच्छा, ये मतलब कम लोग ये सब्जेक्ट लेते होंगे मैथिली हाँ, से, मैथिली क्योंकि तो मिथिला बहुत कम के लोग लेते हैं। जो लोग होंगे वही। वो बच्चा पहले आईपीएस था पिछली बार, इस बार वो आईएएस बन गया है। अरे वाह। तो सर जैसे आपने कहा कि ऑप्शनल में सब्जेक्ट का हिंदी में ज़्यादा रोल होता है, इंग्लिश वाले बच्चों का सिलेक्शन अब भी हिंदी से ज़्यादा है और बाकी जो रीजनल लैंग्वेज में उनसे तो ज़्यादा है ही। तो ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश का सिलेक्शन ज़्यादा है और हिंदी का अभी भी बहुत प्रयासों के बावजूद, अब तो आपने बताया जैसे कि 10-15 साल 20 सालों में सबसे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसके बावजूद एक लंबा गैप है, तो ऐसा क्यों है, ये गैप क्यों है? मेन एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए उनकी संख्या 15,000 है, उन 15,000 में से लगभग 14,000 इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। इसलिए जो अनुपात मेंस में है, लगभग वो अनुपात फाइनल इंटरव्यू के बाद भी दिखता है। हमने जो कोशिश की वो ये कि जो बच्चे मेंस हिंदी माध्यम से दे रहे हैं उन पर ताकत लगाएं, पर क्योंकि मेन एग्जाम देने में ही अनुपात कितना अंतर है, तो ये तो कर नहीं सकते कि इंटरव्यू के बाद रिवर्स हो जाएगा। हमने इस बार एक और कोशिश करनी शुरू की कि प्रीलिम्स के लेवल पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन पर हम मेंटरशिप में बहुत ताकत लगा रहे हैं। देखिए, अगर आप समझना चाहें, मुख्य परीक्षा में अगर 15,000 बच्चे बैठते हैं तो लगभग उनमें से आप मान के चलें कि 2,500 से 3,000 का सिलेक्शन होता है मेंस में, यानी 19-20% का होता है। मेंटरशिप में हिंदी माध्यम के जो बच्चे हमारे पास थे, जो हमारे साथ बैठते थे, उनमें से 90% का सिलेक्शन हुआ है, 90% का हुआ है। उन 90 में से इंटरव्यू के बाद भी करीब 35 का हो गया, जो कि आमतौर पर 1/3 के आसपास होता है। हमारा उससे थोड़ा बेहतर है इस बार। हमने ये महसूस किया कि अगर हम पूरी ताकत लगाएं तो हिंदी माध्यम में भी मुख्य परीक्षा देने वाले 100 बच्चों में से करीब 35 का फाइनल सिलेक्शन करवा सकते हैं, जो 1/3 से ऊपर है। जबकि यूपीएससी में मेंस देने वालों में से 20% और फिर उनमें से 40%, यानी कि 8% का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जो मेंस देगा उसमें से 8% फाइनली सिलेक्ट होंगे। हमने मेंटरशिप में मेंस देने वालों में से करीब 35% के सिलेक्शन की रेट इस बार हासिल की है, जो कि एक मेरे ख्याल से बड़ी उपलब्धि है। अगर प्रीलिम्स में ज़्यादा बच्चे पास हो गए और मेंस में यही रेशो बना रहा तो ये संख्या निस्संदेह 100 के आसपास जानी चाहिए। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि हम 75-100 की कोशिश कर रहे हैं, उसी ग्राउंड पे कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स आज से 4 दिन बाद 28 मई को होने वाला है। इस बार हमने प्रीलिम्स के लिए बहुत ताकत लगाई है। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से करीब 400-500 बच्चे प्रीलिम्स कर लें, उनमें से 300 हमें मेंटरशिप के लिए ठीक से मिल जाए। हम उन 300 में से 100 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन करवा दें, इतनी ताकत हम रखते हैं। मतलब वो आप कह रहे हैं कि रेशियो तभी बढ़ेगा जब प्रीलिम्स में ही अच्छा होगा, शुरुआती जो पहला स्टेप अगर अच्छा होगा तभी जो है चीज़ें आगे बेहतर होंगी। सर जैसे एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, जो ज़्यादातर बच्चे टॉपर्स निकल रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं या उन तक पहुँच रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने दिल्ली में यहाँ से इस संस्थान से पढ़ाई की, इस कोचिंग इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। जो बाकी देश के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो क्या दिल्ली उनको आना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, या फिर उनके लिए उनके जगहों पे भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या वहाँ पे भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल सकती है? देखिए, एक तरीका तो कोविड के बाद से कि ऑनलाइन पढ़ाई कर लें हम लोग। जी। ऑनलाइन पढ़ाई से मेरा ख्याल है कि ये राहत तो मिल जाती है कि हमें क्लासेस उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी केवल क्लासेस से हो पाई बहुत आसान नहीं है। ये बहुत रेयर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो केवल क्लासेस की बदौलत खुद बहुत मेहनत करके रास्ता बना लेगा। बना सकते हैं, बहुत आसान नहीं है। हमने तो ये कोशिश की है कि जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते, तो हमारे जो बाकी केंद्र हैं, जयपुर है, इलाहाबाद है, हमने मेंटरशिप का सिस्टम वहाँ भी शुरू कर दिया है। हम अभी लखनऊ, इंदौर, ये सब सेंटर्स पे जा रहे हैं, वहाँ भी शुरू करेंगे। और हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे सेंटर्स के जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते, अस्मिता योजना के तहत हम उनको ले आएँ, ताकि उनको ये चिंता न करनी पड़े कि खर्चा कैसे करेंगे, रहेंगे कैसे। अगर उनमें दम है, अच्छा लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करके उनको अस्मिता में ले ही आते हैं। और फिर लेकिन हाँ, जो सुविधाएं दिल्ली में हैं, जो हम भी देते हैं, हम वो सारी सुविधाएं जयपुर में, इलाहाबाद में, आगे चल के लखनऊ, इंदौर में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मेरे ख्याल से हम अगले 3-4 महीने में वो सिस्टम डेवलप कर लेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बाकी संस्थानों से भी पढ़ते हैं या कोचिंग्स पे जाते हैं, तो दिल्ली का एक विशेष अब हब है। जैसे एक दौर था कि अब जो प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद जब था, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता था। और यूनिवर्सिटी से लोग, जैसे मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज ने ट्वीट किया कि हमारे यहाँ से 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो अनिल स्वरूप एक आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर, शायद 1981 बैच के हैं, उन्होंने रिट्वीट करके उसको लिखा कि उनके एक हॉस्टल से, जो एएन झा हॉस्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वहां से 7-8 सिलेक्शन हुए थे। तो एक दौर था जब यूनिवर्सिटीज का नाम आता था। अब वो टाइम आ गया कि अगर कोई बच्चा आता है तो जैसे कोचिंग से भी पोस्टर लगते हैं हमारे रैंक 1, रैंक 2, या जो भी संस्थान इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज की बात नहीं होती कि इस यूनिवर्सिटी से इतने लोग निकल गए। क्लेम करती यूनिवर्सिटी का हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन बच्चे से भी आप पूछेंगे तो पहली बात वो बोलता है कि फलाने संस्थान से पढ़े थे। तो यूनिवर्सिटीज का प्रभाव क्या कम हुआ है क्या? कम हुआ है, उसकी 1-2 खास वजह भी हैं। विशेष रूप से 2013 से
जो नया पैटर्न यूपीएससी का है, या थोड़ा सा 11 से ही 2011 तक क्या था कि जो प्रीलिम्स था उसमें ऑप्शन सब्जेक्ट होता था और मेंस में 2 ऑप्शन सब्जेक्ट्स होते थे। तो जिस व्यक्ति ने किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है किसी विषय में या 2 विषय ठीक से पढ़े हैं, वो फायदे में रहता था। अब प्रीलिम्स में ऑप्शन सब्जेक्ट होता ही नहीं है और मेंस में ऑप्शनल एक है, उसकी वैल्यू बहुत कम रह गई है। तो अब मुख्य खेल जनरल स्टडीज़ का है, जिसका सिलेबस बहुत बिखरा हुआ है और आमतौर पर इतना बिखरा हुआ सिलेबस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करते हैं। किसी ने बीकॉम किया तो वो केवल कॉमर्स ही पढ़ता रहता है, बीए किया तो केवल आर्ट्स ही पढ़ता है, जबकि यूपीएससी के लिए बहुत सारे विषय जिनमें से कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए भी नहीं जाते हैं ठीक तरीके से। तो अब वो केवल यूनिवर्सिटी से मैनेज करना उतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से एक कारण ये होगा। दूसरा कारण ये भी है कि जब से इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन बढ़ा है, ऑनलाइन में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इतना स्पेसिफिक तैयारी इस लेवल पर होने लगी है जो यूनिवर्सिटीज़ उतनी स्पेसिफिकेशन में नहीं जा पाती हैं। तो ये तो किसी भी क्षेत्र में होता है। मतलब ये वैसे ही है कि जैसे न्यूज़ चैनल्स तो पहले भी थे और ललन टॉप ने जिस मतलब स्थानीय और ठेठ भाषा में कुछ शुरू किया, तो एक नीश है ललन टॉप का। ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना नीश है, वो रात दिन इसी पे काम करते हैं। यूनिवर्सिटी एक जनरल पढ़ाई करवाती है जो काम आती है, डेफिनेटली काम आती है, पर वो उतनी स्पेसिफिक और पिन पॉइंटेड पढ़ाई नहीं है जो उस एग्ज़ाम को ही क्रैक करने के लिए की जाती हो। तो ये अंतर तो है ही। जैसे बाकी एग्जाम्स भी होते हैं, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंस्टीट्यूट या संस्थान का फीस अफोर्ड ना कर पाएं, बहुत सारे ऐसे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ को अपने प्रोग्राम में या पढ़ाई में कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी इसको पिन पॉइंट करके ही काम करें कि भाई हमारे बच्चों का सिलेक्शन न सिर्फ यूपीएससी में, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उन जगहों पर भी हो जाए? एकदम होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कोशिश कर भी रही हैं। उसमें दिक्कत केवल ये होती है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स अगर खुद वो सिस्टम डेवलप करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ का थोड़ा कम होता है। तो मैंने देखा है कि कुछ राज्यों में सरकारों ने खुद क्या किया है कि कुछ सेंटर्स बनाए हैं ऐसे जो सरकार के तहत चलते हैं, गरीब बच्चों के लिए चलते हैं और वो पढ़ाते हैं। कुछ राज्यों की सरकारों ने ये भी किया है, जैसे दिल्ली में भी एक योजना ऐसी है, कई राज्यों में है, हम भी कनेक्टेड हैं कई राज्यों से। वो अपने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, फिर हमारे साथ और कई इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर देते हैं। तो वो बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ, है उनकी अटेंडेंस और उनकी परफॉर्मेंस हम उन राज्यों को भेजते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, लेकिन उन बच्चों का रहना खाना, उनकी फ़ी वो सरकार की तरफ से पे होता है। यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा कर सकती हैं और कुछ कर भी रही हैं मेरी जानकारी में। तो सर एक चीज़ मैं, ये तो अभी बेसिक बेसिक जो मैं समझ सकता था वो जानने की कोशिश की, मतलब जो आम बच्चे हैं ना, जो अभी 12वीं में पहुंचे या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सपना देखते हैं यूपीएससी का, तो जो आपके बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जो हम लोग देखते हैं कि 20 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे, ये सब सही में पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्या किस तरीके से इनका दिनचर्या होती है, आप लोग किस तरीके से ट्रेन करते मैं हैं? तो बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आप शुरुआत में 8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो बहुत है। वो भी तब जब 2 साल के अंदर एग्ज़ाम दे रहा हो। अगर 4 साल बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 6 घंटे बहुत है। हाँ, धीरे धीरे आपको 12 घंटे तक आना चाहिए। 12 घंटे मैंने क्लास वगैरह सब मिला के, कुल 12 घंटे, अखबार वगैरह सब मिला के। 18 घंटे 15 घंटे ये बहुत ही अव्यावहारिक और इम्प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम सामने है, 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप 13 14 15 घंटे पढ़ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये शेड्यूल नहीं हो सकता। तो 18 घंटे यदि कोई एक दिन पढ़ा है तो वो ये नहीं बताएगा कि बाकी 6 दिन में नहीं पढ़ पा रहा था। 18 घंटे एक मुहावरा बन गया है, इसकी मुहावरे से ज़्यादा कोई कीमत नहीं है। 15-16 घंटे मैक्सिमम एग्ज़ाम से 3-4-5 दिन पहले कोई पढ़ता होगा और उससे ज़्यादा पढ़ना बहुत प्रोडक्टिव होता भी नहीं है। जनरली 8 घंटे से शुरू करके 6 महीने 1 साल में 12 घंटे तक आना, 12 घंटे को मेंटेन करना, ये मानते हुए कि महीने में 3-4 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, तो महीने में 25 दिन 12 घंटे की एवरेज अगर आप पढ़ रहे हैं साल 2 साल, तो सिलेक्शन नहीं भी होगा तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि आप कम पढ़े थे। और वजह हो सकती हैं, लेकिन पढ़ाई की मात्रा, क्वांटिटी वो कम नहीं है, पर्याप्त है। सिलेक्शन आपने कहा नहीं भी होगा, तो जैसे अभी इस बार सिलेक्शन जो है करीब 900 बच्चों का की कुछ ऐसे संख्या है, ऐसे बहुत से हज़ारों बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप जो है, एक आपका बड़ा फेमस लाइन, आप कहते हैं ना, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बे से इतर भी क्या इसमें, जैसे कुछ बच्चों का 1 नंबर से रह गया होगा, 2 नंबर से रह गया होगा, हो सकता है रिवाइज लिस्ट में उनका आ जाए, और कुछ उसके बाद भी छूट जाएंगे, इसमें मेहनत, पढ़ाई और किस्मत का कितना खेल होता है? पढ़ाई की वैल्यू मेरे ख्याल से यूपीएससी में, आपको आश्चर्य होगा लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, 25% के आसपास है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ये बात। प्रीलिम्स के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में थोड़ा सा वैल्यू रहती है, मैं प्रीलिम्स के बाद की बात कर रहा हूँ। लक की भूमिका 25% मान लीजिए, 50% भूमिका है अभ्यास की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, स्ट्रेटेजी की, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कम सोर्सेज से पढ़कर कैसे मैनेज कर लेना है किसी भी क्वेश्चन को, आंसर को प्रेजेंट करते समय ऐसा क्या करना है कि परीक्षक को कम से कम मेहनत करनी पड़े,
राइटिंग स्पीड कितनी है, हैंड राइटिंग आपकी कैसी है, डायग्राम्स आप कितने अच्छे